मतलब क्या स्मार्ट नहीं है आदमी। देखो हम लोग दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे अपना, विच इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये हमारा सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका हमारा फाइनल एक फॉर्मूला आया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू। एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सेकेंड है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन का सिंपल मीनिंग होता है एलिवेट होना, मतलब ऊंचा हो जाना। तो ऊंचा होने का सिंपल मीनिंग क्या है? बढ़ जाना। क्या? और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर यहाँ समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो बचपन में तुम लोग पढ़ के आए हो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। क्या पढ़ के आए हो? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, यानी कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर अभी जो एक दो एग्जांपल तुम लोग को देंगे ना, उससे ये समझ में आएगा कि ये एग्जांपल, ये जो डिफिनेशन जो हम लोग पढ़ के आए हैं ना, वो पूरी तरह से ट्रुथ नहीं है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग वाटर का, शांत रहिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो यस सर, नो जानते हैं हम लोग। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब कि पानी को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तब जाके वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। क्या? अब इसको अगर ऐसे सोचोगे कि लिक्विड यानी पानी को हम लोग एक कंटेनर में लेकर के गर्म करते हैं, ठीक है, गैस पे चढ़ा दो, एकदम थोड़ा सा फ्लेम कर दो। फ्लेम मतलब जो आंच है उसका एकदम थोड़ा रखो, थोड़ा सा। ठीक है, देखना वहाँ से भी पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, यस और नो? और हाई फ्लेम रखोगे तब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वाटर का वेपर में कन्वर्जन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही होगा। इवन कि 99 पर भी पॉसिबल है, इवन कि 20 पर भी पॉसिबल है, इवन कि 10 पर भी पॉसिबल है, इवन 200 पर भी पॉसिबल है, 1000 पर भी पॉसिबल है, यस और नो? सिंपली जो हम लोग पढ़ के आए हैं डिफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का, वो यही ना पढ़ के आए हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड का गैस में कन्वर्जन शुरू हो जाए, क्या, तो उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का क्या बोलेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की जो बात कर रहे हैं, और ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है, हम लोग कोई भी लिक्विड ले ले, उसको जब गर्म करना शुरू करेंगे, चाहे टेम्परेचर लो हो, चाहे उसके बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हो, वो हर टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो फिर ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस का क्या मीनिंग है? ठीक है, जो डिफिनेशन लोग पढ़ के आए हैं उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो 10 डिग्री सेल्सियस भी इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, 20 भी होना चाहिए, 50 भी होना चाहिए। इवन कि हर एक टेम्परेचर है ना, हर एक फ्रैक्शन भी जो है टेम्परेचर का पॉसिबल है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना जानते हैं हम लोग? 100 डिग्री सेल्सियस, और ये सही भी है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो डिफिनेशन हम लोग पढ़ के आए हैं अभी बचपन में, वो डिफिनेशन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें और हम लोग को ऐड करना है, या हम लोग पूरा एग्जैक्ट डिफिनेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं। एग्जैक्ट डिफिनेशन पढ़ोगे भी कैसे बचपन में, और चाहोगे कि इंटर का पढ़ाई, तो वो संभव भी नहीं है। क्या? तो यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट को जो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, वो दो कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, और फिर हम लोग इसके एक्चुअल नाम पर पहुंचेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्या कि जब किसी लिक्विड को, देखो क्या कह रहे हैं, आप एक कंटेनर ले लो और उस कंटेनर में आप एक प्योर लिक्विड को डाल दो। प्योर लिक्विड मतलब आप किसी भी सॉल्यूट को आप इसमें डिजॉल्व नहीं किए हैं, प्योर लिक्विड है हमारा। ठीक है, अब उसके पार्टिकल्स को हम एज्यूम करते हैं। कोई भी सब्सटेंस का पार्टिकल्स कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, यस और नो? ये जो सब्सटेंस का पार्टिकल को स्फेरिकल मान लिए हम लोग वाटर ले लिए, और वाटर के पार्टिकल्स को क्या मान लिए? स्फेरिकल मान लिए, है भी, बोलो।
अब क्या करना है हमको, इसके सिस्टम को हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट मालूम है, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग को बोले भी थे कि वेपर प्रेशर में जो भी थोड़ा बहुत मेहनत लग रहा है उसके बाद कॉन्सेप्ट में कहीं कोई समस्या नहीं आए। क्यों? क्योंकि जितना भी फिर टॉपिक पढ़ना है हम लोग को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो सब का सब घूम फिर के फिर पहुंचेगा वेपर प्रेशर पर ही। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि हम क्या किए, इसको टेम्परेचर इसको देना शुरू किए, इसको यानी कि इसको हीट करना शुरू किए। ठीक, तो ये हीट करना शुरू करेंगे किसी भी टेम्परेचर पर तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। हाँ, रेट ऑफ वेपोराइजेशन चेंज हो सकता है। मान लेते हैं कि टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। ये फर्क हो सकता है, लेकिन वेपर में कन्वर्ट तो कन्फर्म होगा। और वेपर में कन्वर्ट होगा जब कोई लिक्विड पार्टिकल्स, तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यस और नो? करेगा। तो कहते हैं क्या कि आप हर एक फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर, या आप टेम्परेचर को वैरी कीजिए, और टेम्परेचर को वैरी करने के बाद जो है ना, आप हर बार इस क्लोज सिस्टम का जो है आप वेपर प्रेशर को कंसीडर कीजिए। मतलब आप चेक कीजिए कि वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और करते 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 आप पाएंगे क्या कि जब आप इस कंटेनर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए हैं ना, क्या करें, ध्यान सुन लो, यही की पॉइंट है इस डिफिनेशन का, कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, यहाँ चूंकि ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये वेपर प्रेशर लगाएगा यहाँ पे, इस वेपर की वजह से अंदर प्रेशर होगा ना, तो वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, समझो ये हमारा सिस्टम क्लोज है, तो ये इंटरनल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर इस यहीं पे कहीं होगा ना, इसी एरिया में होगा ना। इसके बाहर का जो भी प्रेशर है वो कैसा है? एक्सटर्नल प्रेशर। तो सर ये नया प्रेशर कहाँ से आ गया? तो नया प्रेशर नहीं है, हम लोग एक टर्म यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सटर्नल, वरना ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बोलो ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? अरे हम लोग मान लो एक सिस्टम है, तो हमारे सराउंडिंग क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि हम पर कितना का प्रेशर लग रहा है बाहर से, तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना लग रहा है। तो कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कितना होता है? एक एटीएम। यस और नो? समझो बात को क्या बोल रहे हैं। अगर कोई सिस्टम के सराउंडिंग जो है क्या इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, क्या एटमॉस्फेयर की वजह से कितना लगता है प्रेशर? 1 एटीएम। सिंपल है। आप लिक्विड को हीट करते रहो करते रहो करते रहो, जिस समय अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, आप उस समय उस टेम्परेचर को कंसीडर करो, जो टेम्परेचर होगा वही इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या मतलब है? समझ में आया कुछ? हम वाटर लिए, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोले 100 डिग्री सेल्सियस, हम हर एक टेम्परेचर पे वाटर को हीट करना शुरू किए, लेकिन वाटर का इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कब हुआ? जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए। अब कुछ बात समझ में आया? आया कुछ बात समझ में? अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर कब हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन सा टेम्परेचर है? उस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। ठीक है, और किसी भी लिक्विड का जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं ना, वो हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम पे, हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम। ठीक है, मतलब कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जब वाटर को हीट करना शुरू किए तो उसका एक्सटर्नल प्रेशर कितना लिए होंगे? 1 एटीएम लिए होंगे। आ रहा है कुछ बात समझ में? हर एक लिक्विड का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अंदर का जो 1 एटीएम हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर भी क्या है? 1 एटीएम है। अंदर का प्रेशर को क्या करना है? बाहर के प्रेशर के बराबर कर देना है। ठीक, अब जिस समय अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या कि इंटरनल
जो हमारा सिस्टम है और जो एक्सटर्नल सिस्टम है दोनों एक दूसरे के साथ आ गया इक्विलिब्रियम में। बोलो हाँ कि ना? अब वो उस इक्विलिब्रियम के पोजीशन को क्या चेंज करना चाहेगा? अब उसके बाद क्या है कि आप टेम्परेचर देते रहो, उस सिस्टम को टेम्परेचर देना वेस्टेज है, मतलब उस सिस्टम जो वो टेम्परेचर को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। क्यों? तो भाई जो चाह रहा था वो हो चुका है। क्या क्या चाह रहा था? अंदर के प्रेशर को बाहर के प्रेशर से बराबर करना। तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये अंदर का सिस्टम बाहर के सिस्टम के साथ आ गया इक्विलिब्रियम में। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स व्हाट कि एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। और 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर पे किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? सिंपली बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, सिंपली नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो आई होप बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर लो कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब 1 atm के बराबर हो जाए। ठीक, यानी इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। उस वहां पे टेम्परेचर को करना है कंसीडर कि कितना टेम्परेचर पे ये फिनोमेनन हुआ, तो वही जो टेम्परेचर होगा वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं, बहुत इजी है। देखो क्या कैसे हम लोग 2 एक्सिस लिए, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, इस एक्स एक्सिस से हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक्सिस जो है वो वेपर प्रेशर को शो कर रहे हैं। ठीक, धीरे 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 जब इधर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बोलो आगे ना। जब इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और ऊपर की ओर वेपर प्रेशर बढ़ेगा और नीचे की ओर घटेगा। और इस जगह पे लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर बढ़ेगा और राइट टू लेफ्ट घटेगा। ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे वेपर प्रेशर 0, टेम्परेचर भी 0। यस और नो? इस ऑरिजिन पे, ये ऑरिजिन है यहाँ पर, तो हर एक चीज 0 होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 0 हो सकता है क्या? कोई भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 0 पॉसिबल है क्या? नहीं, वो कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाएगा। अरे भाई कोई भी आदमी, कोई भी ऐसा चीज जिसका प्रेशर तुम 0 बोल रहे हो, मतलब आदमी है ही नहीं है, मर चुका हुआ है। मरे हुए चीजों को आदमी नहीं कहते हैं, सामान नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं सब लाश, है कि नहीं? तो कोई भी सब्सटेंस है, इवन कि सॉलिड फॉर्म में भी हो, तो उसका हम लोग प्रेशर 0 नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि वो 0 प्रेशर लगा रहा है। 0 मतलब कहानी खत्म है। आ रहा है बात समझ में? तो जब किसी सॉलिड का प्रेशर, किसी सॉलिड के पार्टिकल्स का प्रेशर जब 0 नहीं हो सकता है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स का प्रेशर 0 कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल्स से ज़्यादा मूविंग टेंडेंसी लिक्विड के पार्टिकल्स का होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी होती है, तो उसका प्रेशर 0 कैसे हो सकता है? तो जब प्रेशर 0 नहीं होगा तो वेपर प्रेशर 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड कोई भी हो, उसके वेपर प्रेशर को हम यहाँ से नहीं शो कर सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं इस ऑरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से दिखाना होगा। तो मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है और इसका यहाँ पे वेपर प्रेशर है। ठीक, टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन है? सीधा, मीनिंग कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पढ़े थे हम लोग RLVP वाले में पढ़े थे ना? ठीक, और हम क्या बोले हैं अभी, डिफिनेशन क्या बोले हैं बॉइलिंग पॉइंट का, कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर जनरली कंसिडर्ड बाय 1 atm, जनरली हम लोग 1 atm से करते हैं कंसिडर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो भी एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या है, वेपर प्रेशर नहीं है एक्चुअली। तो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को इस जगह पे एज्यूम कर लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? और मान लिए हम कि ये हमारा 1 atm का प्रेशर। ठीक ठीक, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यस और नो? अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा भाई? तो टेम्परेचर इधर, वेपर प्रेशर ऊपर है, तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ाया,
टेम्परेचर बढ़ाए, वेपर प्रेशर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाते 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 वेपर प्रेशर बढ़ता रहा। बोलो, वेपर प्रेशर बढ़ता रहा टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, और एक समय ऐसा आया जिस समय वो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। हो गया? बोलो, हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहे, और बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आया कि ये जो लिक्विड था हमारा, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया, यानी कि 1 atm के बराबर हो गया। अब जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ तो आप वहां देखिए कि जो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ है तो कितना टेम्परेचर पे हुआ है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर के लिए ना, लिक्विड तो कोई हो सकता है ना, तो ये ग्राफ हम लोग हर एक लिक्विड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो पता नहीं कितना, लेकिन जितना भी टेम्परेचर पे होगा, ये एक्स एक्सिस है भाई, एक्स बोलते हो, पता नहीं कितना, लेकिन यहाँ जो भी टेम्परेचर होगा और यहाँ जो भी लिक्विड होगा, ये टेम्परेचर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यस और नो? समझ में आया कुछ? टेम्परेचर बढ़ा है, वेपर प्रेशर बढ़ा, बढ़ते 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 कहाँ चला गया? 1 atm के बराबर हो गया। यही 1 atm हमारा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, जनरली हम लोग यही लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप पहुंचा वेपर प्रेशर इस लिक्विड का, तो हमको चेक करना है कितना टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस 1 atm के बराबर हो गया। जैसे ही चेक किए कितना टेम्परेचर है, यही जो टेम्परेचर होगा हमारा, दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो दिक्कत समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। इसमें कहीं कोई समस्या? इसको मिटाएं, बाकी नोट्स तो है ही, ठीक है। इसको नहीं मिटाते, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। देखो, फिर पढ़ना है हम लोग को फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो बोलो, दोनों बात देखिए। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है कि दो पार्टिकल्स के बीच जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? तो दो पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो ज़्यादा है या तो कम है। क्या हो सकता है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से पकड़े हुए हो, या हो सकता है कि उस दोनों पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, ठीक। अब हमको कंपेयर क्या करना है वो समझ में आ रहा है, वो दिमाग में सेट है। कंपेयर करना है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ाएं या घटाएं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पढ़ना है हम लोग को। बोलो, इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। क्या? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि हम एक फिर से एक कंटेनर ले रहे हैं, उस कंटेनर में हम लोग कोई प्योर लिक्विड को हम लोग अरेंज कर दिए, और हम ये मान लिए कि ये जो हमारा कंटेनर नंबर 1 है, ठीक है, ये जो कंटेनर नंबर 1 है, इस दो पार्टिकल्स के बीच जो है वो स्ट्रांग फोर्स है। क्या है बच्चों? स्ट्रांग फोर्स है। और एक कंटेनर हम लोग एज्यूम किए, कंटेनर नंबर 2, उसमें हम लोग ले लिए कोई दूसरा लिक्विड पार्टिकल्स, और ये मान लिए कि यहाँ पर जो है दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स है वो वीक फोर्स है। बोलो, कोई दिक्कत? हाँ? नहीं। अब हमको ये समझना है कि जब हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इसको समझने से पहले ये बात दिमाग में सेट करना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, ठीक। तो क्या है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द 1 atm। क्या? या इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, यही ना। मीनिंग सिंपल है कि अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करना है तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना होगा। बोलो,
तो लिक्विड इजीली वेपर में कन्वर्ट कब होगा? जब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स है तब, या वीक फोर्स है तब? वीक फोर्स रहेगा तब। वीक फोर्स होगा तो उसको हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, ठीक है, और वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वेपर प्रेशर लगाएगा, ठीक। लेकिन अगर दो पार्टिकल्स के बीच अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से कुछ टेम्परेचर खर्च हो जाएगा उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करने में। बोलो, यानी कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यस और नो? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके उसका वेपर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो जाकर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्या तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि कम टेम्परेचर वाले का? जिसको ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो जिसको कम टेम्परेचर दे रहे हैं उसका, तो भाई सीधी सी बात, ज़्यादा जिसको दोगे टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हाँ, अब हम ये पूछेंगे कि 17 डिग्री सेल्सियस बेसी है कि 50 डिग्री सेल्सियस? जब 50 ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हाँ, समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यहाँ इसको हीट करना शुरू किए। बोलो, जब हीट करना शुरू किए तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, और इसको ये कम टेम्परेचर में ही इसका अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया। और ये ज़्यादा टेम्परेचर पर क्यों? क्योंकि यहाँ दो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, तब जाकर के उसका अंदर का वेपर प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया। तो जब इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा और इसको कम देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। बोलो, नहीं होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स घटाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। सेकेंड फैक्टर है बच्चों, सेकेंड फैक्टर है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर। बहुत ईजी है, ये ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये कि एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ाने घटाने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा या घटेगा, हमको इसके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दो बात हो सकता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो बिना किसी तुम लोग के दिमाग का प्रेशर दिए हुए हम सीधे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा देंगे तो तुमको दिमाग में तुम लोग का प्रेशर नहीं पड़ेगा ना। तो पता नहीं क्या गारंटी, दिमाग का प्रेशर के चक्कर में तुम लोग का दिमाग में घसक गया तो एगो विद्यार्थी कम हो जाएगा। क्या प्रिंस? देखो अब एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हैं। देखो ये ग्राफ हमारा बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ है, ये हमारा 1 atm जो स्टैंडर्ड प्रेशर है जहां हम लोग किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये हमारा वही प्रेशर है, यस और नो है। अब क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और लेट भी कंसीडर कि एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा करके हम लोग कर दिए 1.5 atm। कोई दिक्कत? बोलो, सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ पे अगर 1 atm है तो यहाँ पर इससे तो ज़्यादा होगा कम से कम। मैंने मान लिया कि 1.5 atm है, कोई दिक्कत मानने में नहीं। अब बताओ कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1.5 atm है तो ये ग्राफ यही रुक जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पे होगा वही कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब हम लोग माने हैं 1.5 atm, तो ये ग्राफ कहाँ टच करेगा जाकर के? ऊपर। अब ये ग्राफ को हम लोग ऊपर टच करा दिए, एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 1.5 atm, ग्राफ जाके यहाँ टच हो गया। अब क्या बोले थे कि जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर लिक्विड का हो जाए वहां पे आप टेम्परेचर को कंसीडर करो, कितना टेम्परेचर, वही क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो अगर इस जगह से हम लोग अगर यहां से एक लाइन खींचते हैं वर्टिकली इस तरीके से, तो यहां पे आएगा
बोलो। अब बताओ कि इससे जब एक एटीएम प्रेशर पे, एक एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट इस जगह पे था, बोलो, और 1.5 एटीएम पे बॉइलिंग पॉइंट इस जगह पे आया, टेम्परेचर लेफ्ट राइट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर लेफ्ट राइट बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट, मीनिंग कि एक एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1.5 एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर पे होगा। बोलो, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक, अब बताओ अगर एक्सटर्नल प्रेशर को घटा के भी चेक कर ले हम लोग। अब देखो इससे नीचे मान रहे हैं, वेपर प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नीचे की ओर घट रहा होगा ना। अब मान लिया मैंने कि ये जो हम लोगों ने इस एक एटीएम के नीचे एक लाइन माना एक्सटर्नल प्रेशर का, और लेट बी कंसीडर कि इस जगह पे हमारे पास 0.5 एटीएम का एक्सटर्नल प्रेशर है, मान लिए। अब बताइए ग्राफ अब कहां जाके अटकेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर को हम 0.5 माने हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर प्रेशर होगा, तो अब ये ग्राफ जाके यहीं पर अटकेगा ना। अब यहां अटका जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर अंदर का प्रेशर हुआ, हमको उस जगह पे उसका टेम्परेचर को कंसीडर करना है। अब देखो ये था 1 एटीएम वाला, ये था 1.5 एटीएम वाला, और ये है 0.5 वाला। बोलो आगे ना। तो 0.5 जैसे किए तो ये एक एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट आया था वो उससे पहले आ गया, पहले है ना, तो पहले है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा? अब इसलिए कम होगा। बोलो, तो देखो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और एक्सटर्नल प्रेशर घटा दिए बॉइलिंग पॉइंट घट गया। दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आया? यानी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और एक्सटर्नल प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। देखो पंडित बात करेगा, तो क्या करना है, ये 2 फैक्टर हो गया ना, हमारा एक और फैक्टर बाकी है। कौन सा? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये कल पढ़ लेंगे, और कल हम लोग ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है इसको प्रूव भी कर लेंगे। आज के लिए इतना है। अभी लीजिए आप, अभी मैच में हो गया। बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए। साफ कर दो बोर्ड। दुनिया कहना मैं अकेला हो। पूरा बिठा रे, बेटा बादल से रहेगी। टाइम हमको कम मिलता है, फिर हमसे सवाल किया तो सिलेबस कब कंप्लीट होगा? अच्छा चलो आज फिर तुमको फास्ट पढ़ा के दिखाते हैं। चलो आज सुनो रे, आज बच्चा लोग कंप्लेन किया है कि हम धीरे पढ़ाते हैं। आज हम फास्ट पढ़ा के दिखाते हैं कैसे फास्ट पढ़ाई होता है। आइए, आज आपको एमिनो एसिड फास्ट होगा।
चलिए चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, हल्ला मत करो। ऐसे पहला घंटी में नहीं कर सकता क्या यार? क्या क्या नहीं, कुछ अटेंडेंस नहीं बना है? अच्छा छुट्टी बना लेना, मतलब लास्ट में बना लेना सर से। अटेंडेंस अब नहीं बनाते हैं। 2 मिनट में मेरा खा जाएगा, 5 मिनट रुक जाओ। चलो स्टार्ट कर रहे, स्टार्ट है, ये बंद करो, शुरू से स्टार्ट करो। चलिए आज क्लास थोड़ा फास्ट होगा। जाओ बन जाए, पूछ के आओ, लॉक पूछ के आओ, खुलवा के आओ जरा, पासवर्ड पूछ लेना उनसे। जाना पासवर्ड पूछ के आओ ना। अरे तो जाओ बुला के ले आओ, पासवर्ड से खोलेंगे वही ना।